नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एस के त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहां पर कंटिन्यू करूंगा बाइलिंगुअल मैनर में। ठीक है, जैसा कि आप लोग सब देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि ये जो आपकी न्यूज है वो आपकी लीडिंग सोर्सेज से कलेक्ट की जाती है और आप लोगों को उपलब्ध कराई जाती है। ये आप लोगों के लिए सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो आपका यूपीएससी का एग्जाम हो या फिर कोई स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो या अन्य कोई गवर्नमेंट का आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उन सबके दृष्टिकोण से ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगा। तो इसको आप कंसिस्टेंट और बिल्कुल पूरा वीडियो देखा करें, आप लोगों को डेफिनेटली इसका फायदा होगा। और आगे चलने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं दोस्तों कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज चल रहे हैं जिनके बारे में डिटेल्स में जानकारी आप इन नंबर्स पे कॉल करके जान सकते हैं और आप उन्हें ज्वाइन करके उनका महत्तम लाभ अर्जित कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पर जो भी आपकी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस होते हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराते हैं। और करंट अफेयर से रिलेटेड जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो है, चैनल के नाम से ही है @ONLY करंट अफेयर्स, उसको भी आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें। तो आइए आज की सीरीज को हम स्टार्ट करेंगे और अपनी फर्स्ट न्यूज देखेंगे आज की। तो आज की जो हमारी फर्स्ट न्यूज है वो एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में है। जब भी मानवाधिकारों की बात होती है, उनके संरक्षण की बात होती है ना, जब हम मानवाधिकार आंदोलनों की बात करते हैं तो वहां पर एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो नाम है वो जरूर आता है। और ये आपका एनजीओ है, ये आप पेपर 2 में भी रख सकते हैं, ठीक है ना। एक एनजीओ है, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे है, वर्ल्ड मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ये नॉन गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंतर्गत है, मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए कार्यरत है ये। और ये लंदन बेस्ड है आपका। 1961 में एक ब्रिटिश लॉयर थे आपके पीटर बेंसन, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो अभी ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि जो आपका दिल्ली में जो आपके दंगे वगैरह हुए थे आपके, ठीक है, उसमें जो जांच की बात कर रही है ये एमनेस्टी इंटरनेशनल, उसका एलिगेशन उसने लगाया है कि वहां पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है। जो आपका नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो राइट्स हुए थे, है ना, राइट्स हुए थे, दंगे हुए थे, तो उनकी स्वतंत्र जांच की उन्होंने मांग की है। तो ये नॉर्मल सा आपका रेफरेंस हो गया। अब हमको जानने की जरूरत है कि ये है किस टाइप का, आपका जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है कहाँ बेस्ड है, फैक्चुअल क्वेश्चन के हिसाब से। तो एनजीओ है, लंदन बेस्ड है। इसको जो खोजा था आपका 1961 में पीटर बेंसन ने, जो आपके ब्रिटिश लॉयर थे। ठीक है, उसके बाद जो है इसका अगर एम देखा जाए तो वो क्या है, तो ये एक ऐसा विश्व बनाना चाहते हैं, क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर एवरीवन कैन एक्सरसाइज द राइट एज लेड डाउन इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो 1948 का सार्वभौमिक घोषणा पत्र है, और अदर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंट। मतलब जिस तरीके से मानवाधिकारों की बात की गई है, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, है ना, जो आपका सार्वभौमिक घोषणा पत्र है 1948 का, फिर आप 66 वाला भी देखते हैं, आगे आके सोशियो इकोनॉमिक राइट्स भी उसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो जो भी मानवाधिकार हैं, है ना, जिनकी बातें की गई है दस्तावेजों में, है ना, इंटरनेशनल लेवल पे, तो वैसे मानवाधिकारों को जो है सारे विश्व के सारे लोग उसको एंजॉय कर सके, उसका उपभोग कर सके, उस क्षेत्र में ये काम करती है। कुल मिला के मानवाधिकारों के जो संरक्षण का काम करती है और उसके समावेशन का, ताकि सभी लोग जो है उसको एंजॉय कर सके, किसको, मानवाधिकारों को। नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद देखा जाए तो पीटर बेंसन ने इसको फाउंड किया और ये एक मास मूवमेंट की तरह था, ठीक है ना, जन आंदोलन की तरह था। देखेंगे आप धीरे धीरे जो अधिकारों की मांग बढ़ती चली जाती है। 1948 में आपका ये जो है यूएसडीआर आता है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो आता है ह्यूमन राइट्स पे। उसके बाद आप देखेंगे तो रेगुलर है, जैसे एनवायरमेंटलिस्ट भी मांग बढ़ती जाएगी, सामाजिक आर्थिक अधिकारों की। जब आपको पॉलिटिकल राइट्स मिल जाएंगे तो उसके बाद फिर सोशियो इकोनॉमिक की बात आएगी, ठीक है, तो उसको बेस बना दिया जाएगा। आप आगे चल के फिर अमर्त्य सेन जी लोगों वाला कंसेप्ट देखेंगे, एचडीआई वाला, तो वो सब यहीं से क्या है, लिंक्ड है, ठीक है ना। और इनका जो उद्देश्य था, उनका ये भी उद्देश्य था कि जो भी लोग हैं, है ना, प्राइमरली जो इन्होंने सोचा कि जो भी आपके प्रिजनर्स हैं, मतलब who are imprisoned for the peaceful expression of their political, religious और other secular जो है उनकी beliefs के लिए बात किया था उन्होंने। अपने मतलब कैदियों को रिहा करने के उद्देश्य से उन्होंने पूरे दुनिया भर में, ठीक है, जिन्हें अपनी राजनीतिक, धार्मिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष जो भी मान्यताएं हैं, उनकी शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए उनको क्या किया गया है, कैद किया गया है। मतलब वही ये जो भी अधिकार है आपके राजनीतिक, धार्मिक या अन्य जो भी, जिसके द्वारा आप अपना जीवन जो है
वो एक डिग्निटी के साथ जी सकते हैं, ठीक है ना। तो उस तरीके के अधिकारों की, मानवाधिकारों की, जो नैसर्गिक हैं, जो पूरे मानव जाति के लिए जो है, उनके विकास के लिए जो है आवश्यक है, वैसे अधिकारों की ये क्या करते हैं, मतलब उन अधिकारों को उनको दिलाने के लिए लोगों को वो हमेशा आगे की ओर आके काम करते हैं। वैसा एनजीओ ही है, नॉर्मल चीज़ है। अब जो आपके यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, ये वो एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है दैट वाज अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में जो है अपनाया गया, इसीलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। एंड दिस डॉक्यूमेंट सॉट टू सिक्योर द फर्स्ट ह्यूमन राइट्स। तो बोला जाता है कि ये पहली पीढ़ी के मानवाधिकार थे, फिर दूसरी पीढ़ी के, फिर तीसरी पीढ़ी के, इस तरीके का बाइफर्केशन भी किया जाता है इसमें, ठीक है। वही बात कर रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो ये जो संगठन है आपका, मेनली जो है आपका मानवाधिकारों पे, ह्यूमन राइट्स पे R&D करता है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है। और जहाँ पे भी मतलब कहीं पर भी जहाँ पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, गंभीर दुरुपयोग हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए ये एक्शन भी लेते हैं, कार्यवाही भी करते हैं, ठीक है ना। इसको अवार्ड भी मिला है 1977 में, नोबेल पीस प्राइज मिला है, ठीक है। जो इन्होंने प्रोटेक्ट किस लिए मिला था, प्रोटेक्टिंग ह्यूमन डिग्निटी अगेंस्ट एट्रोसिटीज, अत्याचार के खिलाफ इन्होंने फिर मानवाधिकारों के संरक्षण वगैरह के लिए काम किया था, मानव गरिमा के लिए काम किया था, ठीक है ना। उसके बाद जो है 1978 में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स प्राइज भी इनको मिल चुका है ह्यूमन राइट्स के फील्ड में। नॉर्मल सी चीज़ है, फैक्चुअल। इसके बाद देखेंगे आप तो एमनेस्टी जो इंटरनेशनल इंडिया है ना, उसके द्वारा शुरू किया गया ये जो आपका पूरा मूवमेंट था, वो आपका जो है वो किस तरीके से मानवाधिकार आंदोलन के रूप में, ये पूरा जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया, उसी का ये पार्ट है। अगर इसके मतलब अपन रजिस्टर्ड ऑफिस की बात करें इंडिया में, तो इसमें आप देखेंगे कि बैंगलोर में है, कर्नाटका में। नॉर्मल सी चीज़ है, ये फैक्चुअल जानकारी है, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे तो अभी जो 23 फरवरी को आपको नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर वहाँ पर जो मतलब जो दो ग्रुप के बीच में जैसे मतलब नॉर्मल एक क्लैश चल रहा था, उनके बीच में विरोधाभास चल रहा था, उसके बाद जो है वही विरोध जो जाकर है कम्युनल कलर जो है वो उसमें परिवर्तित हो जाता है, सांप्रदायिक रंग में, और उसके बाद जो है वहाँ पर कम्युनल राइट्स हो जाते हैं। उससे ये पता चलता है कि अभी भी हमारे यहाँ दो धर्मों के बीच में जो मतलब खाई है, जो डिफरेंसेस हैं, है ना, वो कितने ज़्यादा जो है अभी डीप है, कितनी बड़ी उनके बीच में खाई है, उसको वो है सबके सामने उन्होंने ला दिया, उस घटना ने, वही लिखा गया है। और जो आपकी एमनेस्टी इंटरनेशनल है उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कोई भी व्यक्ति, नो पर्सन इज अबव द लॉ, मतलब कानून के शासन की बात करते हैं ना आज की शासन व्यवस्था में, तो कोई भी व्यक्ति आपका शासन से बढ़ के नहीं है, ठीक है। और खासकर वो लोग जो कानून व्यवस्था, स्पेशली दोज जो हु रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ मेंटेनेंस, मतलब उनकी बात कर रहे हैं जो मेनली जो कानून के संरक्षक हैं, जो व्यवस्था बनाए रखने की जिनको उत्तरदायित्व तो दिया गया है, वो खासकर जो है इस तरीके का कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने कहा है कि जो यहाँ पर दंगे वगैरह हुए उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, ठीक है। तो नॉर्मल सी चीज़ थी, इसको अपन ने कवर कर लिया। और नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, और इसमें अल्पसंख्यकों के निर्धारण से संदर्भित ये न्यूज़ है आपकी, सेकंड पेपर से जाके लिंक होगी ये भी, ठीक है ना। तो अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक PIL जो दाखिल हुई है, वहाँ पर PIL जो है वहाँ पर लगाई गई है, उसके अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है, ठीक है ना। जो आपका राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान अधिनियम है आपका, ठीक है, जो आपका मतलब नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट है जो आपका, ठीक है, 2004 का, उसके अंतर्गत जो प्रोविजंस हैं उनको जो है चैलेंज किया गया है, उसको चैलेंज किया गया है एक जनहित याचिका पर। तो उसमें जो है उन्होंने केंद्र से जवाब मांगा है, ये रेफरेंस है आपका। अब इसके बाद देखिए कि जो इसमें पिटिशनर का आर्गुमेंट है वो क्या है। उन्होंने बोला कि ये जो एक्ट है इसमें जो आइडेंटिफिकेशन किया जाता है माइनॉरिटीज़ का, ये नेशनल लेवल पे किया जाता है, स्टेट लेवल पे नहीं। आप देखते हैं ना कहीं पर जो है किसी को, जैसे जाट एग्जाम्पल के लिए लेंगे तो कहीं पर उनको मतलब OBC में रखा गया है, कहीं किसी संदर्भ में रखा गया, तो कहीं उनको रिजर्वेशन मिल रहा है, कहीं पर जो है नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो ये आइडेंटिफिकेशन पहचान की जाती है अल्पसंख्यकों की, है ना, याचिकाकर्ता ने, तो वो राष्ट्रीय स्तर पर की जाती, ना कि राज्य स्तर पर, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है आपका, उससे ये होता है कि जो योग्य अल्पसंख्यक हैं वो डिप्राइव्ड हो जाते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से, मतलब जो योग्य अल्पसंख्यक हैं उनको अपने संवैधानिक अधिकारों से वहां पर वंचित
किया जाता है इस तरीके से, देयर बाय डिप्राइविंग डिजर्विंग माइनॉरिटीज इन द स्टेट्स ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट इसमें जो चीज दी गई है कि ये जो आपकी मतलब जो कमीशन है आपका राष्ट्रीय अल्पसंख्यक जो शैक्षणिक संस्थान है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है कि इसकी स्थापना जो है, ये जो एक्ट आया था 2004 का, ठीक है, उसी के नाम से है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्ट, उसके द्वारा इसको मतलब स्टेबल किया गया है ना, इस्टेब्लिश किया गया, इसको वहां पर स्थापित किया गया। उसके बाद जो है ये जो आपका मतलब कमीशन है ये क्वासी जुडिशियल है। ये जो वर्ड होता है ना अर्धन्यायिक, अर्धन्यायिक का मतलब कि वो वहां पर एक्शन वगैरह भी ले सकती है अगर किसी चीज के मतलब पालन कराने के लिए, किसी चीज की मॉनिटरिंग करने के साथ साथ, जैसे सेबी को आप देखते हैं वो भी आपकी क्या है, क्वासी जुडिशियल है। ठीक है, वैसे ये क्वासी जुडिशियल है। ठीक है, और इसके पास जो है सिविल कोर्ट की शक्तियां होती हैं जो भी आपकी क्वासी जुडिशियल होती है। अर्धन्यायिक बोला ही इसलिए जाता है। ठीक है, ये जो कमीशन है कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन, इसमें जो चेयरमैन होते हैं, जज होते हैं हाई कोर्ट के, और 3 और मेंबर्स होते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जो माइनॉरिटीज है अंडर मतलब जो आपका ये है NCMEIA, उसके अंतर्गत जो अल्पसंख्यकों की बात है, इसमें जो सेक्शन है आपका 2 जो है 2F की बात करेंगे अपन एक्ट की, वहां पर तो वहां पर माइनॉरिटी उसको बोला गया है जो आपका केंद्र सरकार के द्वारा इस उद्देश्य के लिए अल्पसंख्यक के रूप में नोटिफाई किया गया। मतलब माइनॉरिटी इज वन हु हैज बीन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ माइनॉरिटी फॉर दिस पर्पस। तो नॉर्मल सी चीज है, ये याद नहीं करना है अपने को, ये इतना नहीं पूछेगा किस धारा के अंतर्गत है। इसमें आप देखेंगे तो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, बुद्धिस्ट है, पारसी हैं और जैन कम्युनिटीज हैव बीन नोटिफाइड एज माइनॉरिटीज एट द नेशनल लेवल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। द एक्ट डज नॉट गिव एनी अथॉरिटी टू द स्टेट गवर्नमेंट इन द डिटर्मिनेशन ऑफ माइनॉरिटीज। तो बिल्कुल ठीक बात है, ये जो अधिनियम है आपका अल्पसंख्यकों के निर्धारण में राज्य सरकारों को कोई अधिकार नहीं देता है। आप देखते हैं ना कि केंद्र सरकार से नोटिफिकेशन वगैरह आता है। अब इसमें हमको क्या चाहिए कि अगर आप संविधान में देखेंगे तो आपका आर्टिकल 29-30 है जो माइनॉरिटीज के जो है आपके कल्चरल राइट्स और उनके जो वैसे राइट्स होते हैं आप देखते हैं ना, तो 29-30 में फंडामेंटल राइट्स में, उसके अलावा 350A और 350B वहां पर भी जो है अल्पसंख्यक शब्दों का या वहां पर क्या है प्रयोग किया गया है, लेकिन कहीं पर अल्पसंख्यक को डिफाइन नहीं किया गया है। जबकि जो आर्टिकल 29 है वो ऐसा बोलता है कि प्रोवाइड्स दैट एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रेसिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ शैल हैव द राइट टू रिटेन देयर ओन स्पेशल जो लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, एज पर द सुप्रीम कोर्ट। और जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के हिसाब से द राइट्स कन्फर्ड अंडर आर्टिकल 29 बिलोंग टू बोथ द माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी। ठीक है, नॉर्मल सी चीज है, वो जो अधिकार है वो बोल रहे हैं अल्पसंख्यक बहुसंख्यक दोनों को प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से हमेशा ये भी बोला जाता है कि जो माइनॉरिटी का जो कंसेप्ट है ना उसका बेसिस अलग है, और हमारे यहाँ जो बात की गई है वो आपकी भाषा, संस्कृति, इस आधार पे जो है लिपि, इसके आधार पे अल्पसंख्यकों को देखा गया, उसको कहीं पर बिल्कुल डायरेक्टली जो है डिफाइन नहीं किया गया। 30 में आप देखेंगे तो उसमें ये लिखा है कि धर्म और जो आपका मतलब जो जितने भी माइनॉरिटी हैं उसके जो मतलब माइनॉरिटी ग्रुप पर जो भी बेस्ड आपके हैं है ना, उनको जो है अपने रिलीजन और लैंग्वेज, ये 2 बात की गई है, विल हैव द राइट टू स्टैब्लिश एंड जो उनको मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का उनको वहां पर अधिकार दिया गया है। जो शैक्षणिक संस्थान है वहां पर जो है भाषा है ना और जो संस्कृति के संदर्भ में जो भी लोग हैं जो अल्पसंख्यक हैं वो जो है अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना भी कर सकते हैं और उनके प्रशासन का भी फिर उनको अधिकार होता है, आर्टिकल 30 में लिखा गया है। ठीक है, तो उसके लिए फिर बोला भी गया है ये कि ये जो राइट्स है वो केवल अल्पसंख्यकों के लिए है, बहुसंख्यकों के लिए नहीं है। जैसे 29 के लिए बोला कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों को प्राप्त है, ये एनालिसिस है इसका। उसके बाद 350A की बात करें तो जो एजुकेशन की बात की गई है, मदर टंग में बोला गया है कि प्राथमिक जो आपकी शिक्षा होती है वो मातृभाषा में होनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होती है ग्रास्पिंग ज्यादा होती है ना। ठीक है, एंड 350B में ये लिखा गया है कि माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल ऑफिसर्स की जो है वो मतलब विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। ये केवल जो है भाषा संबंधी अल्पसंख्यकों से संबंधित है ना। तो नॉर्मल सी चीजें ये डिक्टेट कर लिया अपन ने यहाँ पर। इसके बाद आप देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है इन द TMA पाई फाउंडेशन केस हेल्ड दैट द यूनिट ऑफ determining religious and linguistic minority would be
स्टेट मतलब रिलीजियस धार्मिक की बात कर रहे हैं और भाषाई अल्पसंख्यक, इसका निर्धारण करने के लिए वो बोल रहे हैं कि भैया ये किसकी जो है इसमें अथॉरिटी होगी, कौन करेगा, तो बोले कि ये राज्य की होगी। इसने राज्य सरकारों को जो आपकी माइनॉरिटी से रिलेटेड जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो शिक्षण संस्थान हैं, उनको जो है रेगुलेट करने के लिए भी अधिकृत किया है। इसके बाद आप देखेंगे तो जो केंद्र सरकार है उसने कुछ धर्मों को अल्पसंख्यक घोषित करने का तर्क संगत मतलब वहां पर रैशनल वगैरह भी दिए हैं, वहां तर्क भी दिए हैं, क्योंकि राज्यों में उनकी जनसंख्या कम है और जब अल्पसंख्यक वर्ग की योजनाओं का लाभ उन राज्यों में प्राप्त होता है जहां वे खुद जो है वो अच्छी पॉपुलेशन है, उनकी बहुसंख्यक है, और वास्तव में अल्पसंख्यक तो वो है ना, मतलब जिनको जहां पर उनकी संख्या कम हो उस हिसाब से तो बोलते हैं ना संख्या के हिसाब से, और एक जगह भाषा और धर्म के हिसाब से कॉन्ट्राडिक्शन बना रहता है, तो वो बोलते हैं कि वास्तव में वह अल्पसंख्यक जो है उनके समान उनको दर्जा नहीं दिया जाता जहां पर वे बहुसंख्यक है। नॉर्मल सा यहाँ पर फैक्ट दिया गया है। इसके बाद आप देखेंगे तो जो आपके हिंदू धर्म है, यहूदी धर्म है, ठीक है, और जो आपका बहमिज्म है, ये आपकी जो है आपकी माइनॉरिटीज है इन रीजन्स लाइक लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब एंड मणिपुर, है ना, ये नॉर्मल सी चीजें हैं। हाउएवर दे कैन नॉट इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइसेस बिकॉज ऑफ नॉन आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइनॉरिटी, मतलब उनका आइडेंटिफिकेशन उस हिसाब से नहीं किया गया, इसलिए वो उस तरीके की मतलब चीजों को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार जो आर्टिकल 29 और 30 के अधीन जो उनको राइट्स मिले हैं वो उनकी गारंटी पे क्या करता है, नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। जियोपार्डी मतलब जियोपार्डी लिखा है वहां पर, ठीक है ना, जियोपार्डी का मतलब ही वही है कि मतलब वहां पर वो अपने अधिकारों का दोहन नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर दोहरा चरित्र वहां पर देखा जा रहा है उस चीज का। आर्टिकल 29-30 ऐसा ग्राउंड उसमें रखा गया है, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और ये थर्ड पेपर से लिंक होगा आपका, जीएस पेपर थर्ड, और यहाँ पर जो आपका फार्म ऑर्डिनेंस लाया गया है उसके बारे में है कि उसका क्यों विरोध किया जा रहा है। तो पंजाब असेंबली ने पास किया था जो रिजोल्यूशन, उसको रिजेक्ट कर दिया है ना, सेंटर ने जो है आपका केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत जो आपका कृषि मतलब अध्यादेश और प्रस्तावित जो आपका विद्युत संशोधन विधेयक है आपका 2020, उसको खारिज कर दिया गया है, ठीक है ना। मतलब जो आपका पंजाब असेंबली पास्ड द रिजोल्यूशन एंड रिजेक्टेड द सेंटर्स रिसेंट फार्म ऑर्डिनेंसेस एंड द पर्पस जो आपका प्रपोज्ड था इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 का, उसके खिलाफ जो है वहां पर क्या देखा जा रहा है, मतलब वहां पर देखा जा रहा है कि उसका विरोध किया जा रहा है ना। जो अध्यादेश लाया गया था वहां पर पंजाब सरकार विधानसभा जो है वो उससे क्या है मतलब सहमत नहीं है, इसलिए वहां पर जो है आपका क्या है, वहां पर एक जो विरोधाभास जो मतलब संकट की स्थिति देखी जा रही है इस संदर्भ में, है ना, वहां पर मतलब मतभेद है उन चीजों को लेके, इसलिए जो है उसको खारिज कर दिया, इसलिए ये न्यूज में आया। अब हमारे लिए क्या है कि ये कृषि जो अध्यादेश है जो ऑर्डिनेंस है उसके अंतर्गत है क्या और क्यों विरोध हो रहा है। तो आपने देखा कि इसमें जो है आपका जो आपका फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स है, प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020 है। देखिए जो एग्रीकल्चर है हमारे यहाँ जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है आज भी एग्रीकल्चर में है, ठीक है ना, लगभग जो है 56-58% बोलते हैं, आप मान के चलिए 55-60% जो है वो आपके प्राइमरी सेक्टर से आज भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडल्ज है, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो फार्मर्स की हमारी इनकम को जब तक हम अच्छी नहीं करेंगे, प्रॉफिटेबल नहीं बनाएंगे एग्रीकल्चर को, तो पूरे देश का समग्र विकास नहीं हो सकता। 2022 तक हम कैसे करेंगे डबल इनकम, तो उसके लिए है सरकार लगातार काम कर रही है। तो अभी कुछ अध्यादेशों के थ्रू जो है वहाँ पर लाए गए थे कुछ प्रावधान, उन्हीं का जो है अपोज हो रहा है वहाँ पर पंजाब में, ठीक है ना। तो पहला जो है वो आपका मैंने बता दिया। सेकंड जो है आपका वो फार्मर्स को एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज जो आपके ऑर्डिनेंस है, तो मतलब जो है आपका उनको आश्वासन पर जो किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता जो किया गया है कृषि सेवा से रिलेटेड जो है वो है एक चीज। और तीसरा ये है इसमें, ये अपन पहले भी कवर कर चुके, इसेंशियल जो आपकी कमोडिटीज जो आपकी ऑर्डिनेंस है 2020 का वो उसके अंतर्गत है। और जो है मतलब ये है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, कृषि आय को दोगुना करने का जो लक्ष्य है ना, उसके प्राप्ति के लिए इन सुधारों के लिए जो है एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के फंड की भी घोषणा के साथ साथ कुछ कानूनी सुधारों की भी घोषणा की गई थी। और कुछ ये जो पुरानी मतलब जो आपकी कानूनी जो विधायी विषय हैं जहां पर सुधारों की घोषणा की गई थी उसके अंतर्गत अब जो है बहुत सारे प्रावधान
मतलब लागू भी किए गए। अब आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेशन जो देखेंगे सब्जेक्ट्स की, सेंटर और जब अपन स्टेट के रिलेशंस पढ़ते हैं तो जो पहला बाइफर्केशन आता है वो आर्टिकल 246 में ये लिखा गया है, वहां की जो है विधायी शक्तियों की बात की गई। तो देखिए उसका आधार क्या होगा, 7 शेड्यूल होगा। 7 शेड्यूल क्यों, क्योंकि वहां बांट दिया गया है कि आपकी जो है आपकी संघ की सूची होगी, है ना, और उसके बाद स्टेट लिस्ट होगी, और उसके बाद आपकी क्या होगी, जिसको आप समवर्ती सूची बोलते हैं, कंकरेंट बोलते हैं। ये क्यों, ताकि जो है अधिकार क्षेत्र बांट दिया गया है। तो जो वहां पर सूची के अनुसूची के आधार पर वहां पर विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया है, ठीक है ना, वही लिखा गया है यहाँ पर 7 शेड्यूल के अंतर्गत जो है ये दिखा गया है ना। वही लिस्ट 1 लिस्ट 2 लिस्ट 3 बताया इन्होंने। संघ सूची जो है उसमें जो है महत्वपूर्ण जो आपके क्षेत्र होते हैं वो केंद्र को प्रोवाइड कराए गए हैं। 98 उसमें सब्जेक्ट्स हैं लगभग, जिसमें रक्षा है आपका, बैंकिंग है, जो आपका फॉरेन अफेयर्स है, मुद्रा है, परमाणु ऊर्जा है, बीमा है, संचार है, अंतरराज्यीय व्यापार है, वाणिज्य, जनगणना है, लेखा परीक्षा वगैरह आता है। स्टेट लिस्ट में आप देखेंगे तो लगभग 59 सब्जेक्ट्स हैं। इसमें आपकी पुलिस आता है, पब्लिक ऑर्डर आता है, पब्लिक हेल्थ भी आता है, सैनिटाइजेशन भी आता है, मतलब सैनिटेशन स्वच्छता वगैरह की बात कर रहे हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर भी आता है, प्रिजन्स भी आते हैं, लोकल गवर्नमेंट, फिशरीज, मार्केट्स, और जो आपके गैमलिंग वगैरह होता है एंड सो ऑन। और कॉन्करेंट जो लिस्ट होती है वो जो है उसमें 52 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे क्रिमिनल लॉ और प्रोसीजर है, उसमें सिविल प्रोसीजर है, मैरिज और डाइवोर्स वाली बात है, पॉपुलेशन कंट्रोल की बात है, फैमिली प्लानिंग की है, इलेक्ट्रिसिटी है, लेबर वेलफेयर है, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग है, ठीक है ना, और जो प्रिंटिंग वगैरह की बात होती है, प्रेस की, न्यूज़पेपर की, और भी विषय उसमें शामिल है ना। ये एंट्रीज हैं, इसको आप विषय मत समझिएगा, एक एंट्री में एक से ज़्यादा जो है आपकी वो सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो आपका इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट जो बिल था आपका 2020 का, उसमें जो है उसमें क्या किया गया था कि सबमिटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और उन्होंने प्रपोज किया था द फॉर्मेशन ऑफ अ नेशनल सिलेक्शन कमिटी इन द प्लेस ऑफ अ सेपरेट सिलेक्शन कमिटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जो आपका चेयरमैन है एंड अदर मेंबर्स ऑफ द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी जो आपके कमीशंस होते हैं। तो उन्होंने क्या किया था कि ये जो है चयन समिति जो थी आपकी अलग अलग थी जो, ठीक है, उस पर एक राष्ट्रीय चयन समिति की गठन का प्रस्ताव रखा था उन्होंने, ठीक है, ताकि जो राज्य विद्युत नियामक के जो आयोगों के अध्यक्ष होते हैं और सदस्य हैं तो उनके लिए जो चयन समिति अलग अलग होती थी, तो बोले कि नेशनल लेवल पे जो है एक सिलेक्शन कमेटी जो है उसके गठन का प्रस्ताव उसमें रखा गया था। उसमें नॉर्मल सी बिल्कुल जानकारी दी गई है बस यहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है, ये पहले की चीज़ें हैं, ये रेपिटेशन भी है। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज़ है ये भी सेकंड पेपर से लेके है, मतलब रिलेटेड है जीएस पेपर 2 से, और इसको आप देखेंगे रूल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इन द यूनाइटेड जो आपकी यूनियन टेरिटरी है, आपकी संघ शासित क्षेत्र है जो आपका आर्टिकल 239 से स्टार्ट होता है, जो आपका है ना, दिल्ली वगैरह भी देखते होंगे आप लोग। तो यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, कि वहां पर किस तरीके के नियम है आपके प्रशासन के लिए। तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसने अभी केंद्र शासित जो हमारा प्रदेश है जेएनके, उसमें प्रशासन के लिए जो है नए रूल्स को नोटिफाइड किया है। इन नियमों में जो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर है, आपके उपराज्यपाल है, और मंत्रिपरिषद के कार्यों को क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है, निर्दिष्ट किया गया है कि किस तरीके से प्रशासन होगा। 6 अगस्त 2019 को बात करें तो पार्लियामेंट ने जो है जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो आप लोगों को पता है उसको निरसित कर दिया, जो आर्टिकल 370 था। उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है 2 यूटीज के रूप में उनको मतलब स्थापित कर दिया गया, और जून 2018 से वहां पर कोई मुख्यमंत्री नहीं है, चीफ मिनिस्टर वहां पर नहीं है, ऐसा वहां पर बताया जा रहा है। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। इसके बाद देखेंगे आप तो जो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, वहां पर फ्रेश इलेक्शंस विल बी हेल्ड आफ्टर द डीलिमिटेशन एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड नेक्स्ट ईयर। तो मतलब जब परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो फिर वहां पर अगले वर्ष नए चुनाव कराए जाएंगे। ये आपका 2019 के एक्ट में ऐसा जो है वो लिखा गया था, ठीक है ना, ऐसा प्रावधान किया गया था। अब इसमें प्रेसिडेंट का रोल क्या होगा, तो किसी भी मामले में इन केस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, मान लीजिए किसी विषय में जो है वहां पर क्या हो जाता है, क्लैश देखा जाता है, डिफरेंस देखा जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर और काउंसिल दोनों के बीच में किसी भी विषय में, ठीक है ना, तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है शैल रेफर इट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड शैल एक्ट अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए जो आपका जो भी यूटीज वगैरह होती हैं, ठीक है ना, वहां पर जो है सेंट्रल जो है इसीलिए पावरफुल होता है क्योंकि वो विशेष क्षेत्र होते हैं, उसका नाम ही है यूनियन टेरिटरी, मतलब संघ शासित क्षेत्र, है ना, इसलिए वो किसको भेजेगा, अगर वहां कोई क्लैश होगा सेंटर को भेजेगा, प्रेसिडेंट के पास भेजेगा, ठीक है। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर और जो आपका जेएनके है हैज बीन एम्पावर्ड टू पास
डायरेक्शंस इन सच सिचुएशन दैट एक्शन टेकन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल बी सस्पेंडेड फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू डिसाइड ऑन द केस रेफर्ड टू, जो आपका उनको रेफर किया जाएगा। ठीक है ना, मतलब ये कि मान लीजिए कोई भी जो आपका मतलब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं उनको दिशा निर्देश जारी करने का अधिकार दिया गया है, और जब तक जो है मंत्रिपरिषद जो है कार्यवाही करेगी, उनके द्वारा जब तक कार्रवाई की जाएगी तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित मामलों पर निर्णय लेने तक वो जो है वो विषय जो है निलंबित रहेगा। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है। यहाँ पर जो सेंटर के पास जो है उसको क्या करेंगे आप, मतलब कोई भी अगर वहाँ विरोधाभास देखते तो उनको रेफर कर सकते हैं, उस चीज़ से समझिए आप। यहाँ पर जो है उपराज्यपाल की जो भूमिका दी गई है उनको जो है पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, ऑल इंडिया सर्विसेज एंड एंटी करप्शन का जो है विषय दिया गया है। विल फॉल अंडर द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर, इंप्लाइंग दैट द चीफ मिनिस्टर और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल हैव नो से इन देयर फंक्शनिंग। ठीक है ना, तो वहां पर जो है उनका मतलब डायरेक्टली जो है उनका क्या रहेगा, सीधा नियंत्रण रहेगा, और उसमें मुख्यमंत्री और जो मंत्री परिषद है वो उनके कामकाज में जो है कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे उसको। ठीक है ना, इसके बाद देखेंगे तो ऐसे प्रस्ताव या मामले जिसमें कोई यूटी वगैरह होता है, तो मतलब जो भी केंद्र शासित प्रदेश है जैसे आपके, तो उसी की भांति यहाँ पर शांति और व्यवस्था अगर प्रभावित हो सकती है अगर ऐसा कोई प्रस्ताव या मामला आता है, या फिर ऐसा देखा जाए कि वहाँ पर जो है माइनॉरिटी जो है कम्युनिटी है या एससी है, एसटी है, तो उनके हित को अगर कोई प्रावधान जो है प्रभावित कर रहा होता है तो वो फिर मुख्यमंत्री को सूचना देते हुए अनिवार्यता मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल को प्रस्तुत किए जाएंगे। ठीक है ना, मतलब जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को फिर वहां पर वो रेफर किया जाएगा। ठीक है ना, जहां पर एससी, एसटीज और माइनॉरिटी कंपनी जो आपकी कम्युनिटी है उनसे संदर्भित हो, या फिर शांति व्यवस्था को लेकर जो है उनसे संदर्भित कोई विषय हो, तो उसकी बात कर रहे हैं। ये नॉर्मल सी चीज़ है। इसके बाद जो मुख्यमंत्री और वहां पर मंत्री परिषद की भूमिका उसके बारे में लिखा गया है कि दे विल डिसाइड सर्विस मैटर्स ऑफ नॉन, जो आपके लिखे हुए हैं मतलब नॉन ऑल इंडिया जो आपकी सर्विस ऑफिसर्स हैं, मतलब जो गैर अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के जो सेवा मामलों में है ना, उसके अलावा जो इम्पोज करने के लिए न्यू टैक्सेस, ठीक है ना, लैंड रेवेन्यू, सेल, ग्रांट और लीज ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, प्रॉपर्टी की है ना, जो प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं वहाँ पर जो संपत्ति की बिक्री विक्री होगी सरकारी संपत्ति की, उसके अनुदान और पट्टों की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, उसके अलावा विभागों और कार्यालयों के पुनर्गठन की बात करें, कानूनों के मसौदों संबंधी जो है जो भी चीज़ें होंगी वहाँ पर ये लोग निर्णय लेंगे आपके, है ना, जो भी चीफ मिनिस्टर की जो बात कर रहे हैं और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की वहाँ पर बात कर रहे हैं। कोई भी मामला अगर मान लीजिए कोई भी जो मैटर है वो अगर आपका केंद्र शासित प्रदेश की सरकार और किसी अन्य राज्य सरकार और किसी सेंट्रल, मतलब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही है, मतलब केंद्र सरकार के साथ अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है किसी भी विषय में, तो उसे जो है शीघ्र अतिशीघ्र जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है संबंधित सेक्रेटरी के द्वारा जो है मुख्य सेक्रेटरी के माध्यम से फिर आपके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया जाएगा। नॉर्मल सी चीज़ें हैं, जैसे कुछ स्पेशल यहाँ प्रावधान नहीं किया गया है, जो यूटीज का आप देखते हैं उसी तरीके से यहाँ भी शासन व्यवस्था बनाई जा रही है। तो एक बार आप इसको देखते रहिएगा, ये जो है धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है, मेंस तक में ये क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी हेल्थ से रिलेटेड है, और जो अफ्रीका है उसने डिक्लेयर, मतलब उसको डिक्लेयर कर दिया गया है फ्री ऑफ वाइल्ड पोलियो की बात है। WHO ने रिपोर्ट किया है कि एंटायर जो आपका कंटिनेंट है अफ्रीका का वो फ्री हो गया है फ्रॉम आपका वाइल्ड जो आपका पोलियो है ऑन अगस्त 25, 2020 को। ठीक है ना, और नाइजीरिया जो है लास्ट कंट्री थी उसके अंतर्गत जिसको डिक्लेयर किया गया कि पोलियो फ्री आपकी कंट्री है। ठीक है ना, फॉर द लास्ट 4 years देयर हैज नॉट बीन अ सिंगल केस ऑफ पोलियो हियर, मतलब 4 वर्षों से जो है मतलब वहाँ पर देखिए जो नाइजीरिया है वो जो है पोलियो वायरस उसमें अभी भी जीवित देखा गया था। ठीक है ना, सबसे लास्टली जो है उसको फिर जो है पूरा घोषित किया गया है। ठीक है ना, उसके बाद जो है देखा जा रहा है कि जो यहाँ पर लिखा है कि लास्ट 4 years से वहाँ पर किसी तरीके का सिंगल केस भी नहीं देखा गया पोलियो का। इसके बाद आप देखेंगे तो WHO ने स्टार्ट किया था ग्लोबल पोलियो जो है इरेडिकेशन इनिशिएटिव इन 1988 की, मतलब ग्लोबल जो पोलियो उन्मूलन की पहल शुरू की थी, आपने हमारे यहाँ भी देखा होगा ना ऐड वगैरह में, वही चीज़ें हैं। उसके बाद द लास्ट केस ऑफ पोलियो इन अफ्रीका केम इन नाइजीरिया इन 2016। ठीक है ना, मतलब 2016 में लास्ट केस नाइजीरिया में देखा गया था। आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द अफ्रीकन कंटिनेंट फ्री ऑफ पोलियो वायरस, ओनली पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान विल बी द कंट्रीज वेयर द पोलियो वायरस इज इन एक्टिव स्टेट। तो ये याद रखिए कि फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ही अब जो है आपका
वहाँ पर पोलियो वायरस जो है सक्रिय अवस्था में है। पोलियो मुक्त देश कैसे माना जाता है उसके यहाँ पे प्रावधान बताए गए हैं कि जब तक अगर मान लीजिए 4 ईयर्स तक लगातार अगर कोई पोलियो का केस किसी जगह पर नहीं देखा जाता तो फिर उनको पोलियो मुक्त माना जाता है। केवल जो मतलब अब जैसे आप ओनली नाइजीरिया हैड पोलियो वायरस इन अफ्रीका, ये जो है आपका है ना, वो लिखा गया है कि नाइजीरिया में ही लास्ट तक जो है पोलियो वायरस था सिंस 2016 तक, और उसके बाद जो है जो कोई भी नया केस नहीं आया है ना प्रकाश में, तो उसके बाद ही अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। इन द ईयर 1996 अबाउट 75,000 चिल्ड्रन इन ऑल अफ्रीका वर पोलियो विक्टिम्स। ड्यूरिंग दिस टाइम एवरी सिंगल कंट्री इन अफ्रीका वाज अफेक्टेड। उस टाइम की बात कर रहे हैं ये नॉर्मल सी चीज़ है, ये हमको पता मतलब नहीं जानना जरूरी कि अफ्रीका में कब तक क्या था, कब जो है वहाँ पर शुरू हुआ, ये भारत के कंटेक्स्ट में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब जो भारत की बात करें कि ये कब हुए आपके पोलियो मुक्त, तो 2014 में 27 मार्च को जो है आपके WHO ने डिक्लेयर कर दिया था इंडिया को पोलियो फ्री, है ना। और ऑन दिस डे साउथ ईस्ट एशिया वाज डिक्लेयर्ड अ पोलियो फ्री जोन इन अ सेरेमनी हेल्ड एट द जो ऑफिस था आपका WHO का दिल्ली में। इंडिया वाज आल्सो डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री, उसी समय इसको मतलब भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। तो पोलियो है क्या आपका वायरल डिसीज है, ठीक है। ये मोस्टली जो है आपका चिल्ड्रन में मतलब होती है, बच्चों में देखा जाता है। अल्दो दिस डिसीज कैन हैपन टू एनीवन, ठीक है ना, स्टिल चिल्ड्रंस आर मोर विक्टिम्स ऑफ इट, मतलब चिल्ड्रंस को ज़्यादा इनसे जो है मतलब जो है संक्रमित देखा जाता है पोलियो से, लेकिन हो ये किसी को भी सकता है, ठीक है ना। पोलियो का जो वायरस है वो आपका संक्रमण से भी जो है आपका फैलता है, ठीक है ना। उसके अलावा आप देखेंगे अगर तो इसका जो संक्रमण है मुख्य रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फेको मौखिक मार्ग जो लिखा है, जो फैको ओरल रूट बोलते हैं, ओरल रूट के थ्रू होता है, ठीक है ना। इस तरीके से जो ओपन डेफिकेशन वगैरह भी होता था उससे भी जो है ये स्प्रेड होता है, ठीक है ना। मतलब ये पानी से जो आपका हो सकता है, ठीक है ना, जो कंटेमिनेटेड होते हैं वाटर, उसके बाद सीवेज वगैरह से हो सकता है, अस्वच्छ भोजन के साथ हो सकता है, जल के संक्रमण से भी हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा एक गंभीर वायरल संक्रमण है, इससे शरीर के अंगों में जो है विकलांगता आ जाती है, डिसेबिलिटी आ जाती है। पोलियो जो है आपका इनक्यूरेबल है because its paralysis cannot be cured, avoidance is the only remedy for this disease, इसीलिए टीके वगैरह की बात की जाती है प्रिवेंटिव मेजर्स की। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे न्यूज़ है वो जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है। जो टॉय ट्रेडर्स हैं वांट क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर सस्पेंडेड, वो चाहते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल जो ऑर्डर है उनको सस्पेंड किया जाए। तो अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपके जो मतलब कुछ आदेश निकाले थे क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को लेके, फरवरी में निकाला था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो उसका अपोज किया जा रहा है। और हाथ में जो मतलब हाल ही में जो अगर आप देखेंगे तो जो खिलौना व्यापारी वगैरह हैं उन्होंने उस आदेश को बोला है कि कम से कम आप 1 वर्ष तक इसको निलंबित कर दीजिए, ठीक है ना। जो गुणवत्ता नियंत्रण आदेश था आपका उसके अंतर्गत जो स्कीम 1 में जो है वो बोल रहे हैं जटिलता है, और उसके आदेश के अनुपालन हेतु वो बोल रहे हैं कि 1 सितंबर 2020 की जो समय रेखा रखी गई थी उसके कारण पूरा का पूरा ये खिलौना जो इंडस्ट्री है वो वर्तमान स्थिति में जो है बहुत जो है डिवास्टिंग इम्पैक्ट देख रहा है। तो उस पर वो विचार करने के लिए उसका अपोज कर रहे हैं और बोल रहे हैं इस आदेश को स्थगित कर दीजिए। ये आपका रेफरेंस हो गया। अब जो है ये आदेश जो है आपका वो किससे रिलेटेड था, तो ये आपका 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा जो मतलब खेलने के खिलौने होते हैं, सामग्री होती है, उससे संदर्भित जो भी आपके सामग्री है ना, उसके संदर्भ में केंद्र सरकार ने एक नोटिफाई किया था, जो मतलब नोटिफाई किया था उन्होंने, एक लिस्ट निकाली थी उत्पादों के संदर्भ में जो उनके रेगुलेशन से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो नॉर्मल सी चीज़ है। ये ऑर्डर जो है इशू किया गया था आपका जो आपकी मतलब DPIIT है, जिसको बोला जाता है आपका उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग है, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो उसने इस तरीके का मतलब वहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल के लिए जो है निकाला था, एक नोटिफाई किया था, नोटिफिकेशन निकाला था, ठीक है ना। अब ये जो ऑर्डर है उसके अंतर्गत क्या है, तो कंटेन सेवरल इंपॉर्टेंट प्रोविजंस फॉर टॉय सेफ्टी और इंक्लूडिंग जो चाइना वगैरह से जो प्लास्टिक के आते हैं खिलौने, उसमें बोला जाता है वो कार्सिनोजेनिक तक है, बच्चों के लिए वो बहुत ज़्यादा हजार्डस है ना, ठीक है। तो खिलौनों को उन्होंने बोला कि जो नवीनतम आपके भारतीय मानक सूची है उनके अनुरूप होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड उन्होंने बना दिया और मानक निर्धारित कर दिए और बोला कि इन्हीं के आधार पर जो है क्वालिटी के संदर्भ में बनाया उन्होंने, और बोले इनका अनुपालन आवश्यक है। उसके अलावा आप देखेंगे तो जो आपका भारतीय मानक ब्यूरो है, ठीक है ना, जो है, ठीक है ना, तो रिक्वायरमेंट फॉर टॉयज टू बियर द स्टैंडर्ड मार्क अंडर अ लाइसेंस फ्रॉम द ब्यूरो एज पर स्कीम 1 एंड शेड्यूल ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स।
जो आपके हैं कन्फर्मिटी असेसमेंट रेगुलेशन 2018। तो बोले कि इसके अंतर्गत जो है आईएएस वगैरह मार्क वगैरह देखते हैं ना आप, तो उसका प्रयोग करना अब अनिवार्य बना दिया उन्होंने इसके अंतर्गत। उसके बाद बोला उन्होंने कि ये जो आपके रूल्स हैं वो सारे के सारे इंपोर्ट में भी लगेंगे, जो इंपोर्ट किए हुए खिलौने हैं, और डोमेस्टिक जो हैं आपके टॉयज हैं उन पर भी ये लागू होगा। इसके अलावा जो है उन्होंने बोला कि जो मतलब बोला कि डायरेक्टिंग द ब्यूरो टू बी द सर्टिफाइंग एंड इन्फोर्समेंट अथॉरिटी। तो उन्होंने बोला भैया भारतीय जो मानक ब्यूरो है उससे प्रमाणन और प्रवर्तन जो है प्राधिकरण का दायित्व होगा, तो वहां से आपको है वो जो है लेना जरूरी हो जाएगा। उसके बाद जो है ओवरव्यू ऑफ द स्कीम 1 की बात करेंगे, तो ये जो योजना है उसके अंतर्गत जो आईएसआई मार्क है वो ग्रांट किया जाता है फैक्ट्रीज को, ठीक है, जो एक्चुअली मतलब प्रोडक्ट को बना रही होती हैं, गुड्स को बना रही होती हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड प्रोडक्ट्स बाय द बीआईएस, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, इंडियन स्टैंडर्ड है जो आपका, ठीक है ना, भारतीय मानक ब्यूरो जो है आपका, विच इज द नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी ऑफ इंडिया, जो आपके भारत की जो है मानक निर्धारण करने के लिए मेन बॉडी है, उसके अंतर्गत बात कर रहे हैं। मेन ऑब्जेक्टिव जो है आपका है ना बीआईएस का, इज टू इंश्योर दैट द प्रोडक्ट्स दैट आर डिलीवर्ड टू द एंड कंज्यूमर, फाइनली जिस मतलब कस्टमर के पास वो जा रहा है, उपभोक्ता के पास, वो सेफ है कि नहीं, है ना, वो सेफली डिलीवर किया जा रहा है, सेफ्टी जो मेजर्स है वहां पर ध्यान दिए गए कि नहीं, उनको इंश्योर करना इसका अपना प्रमुख उद्देश्य है। एंड आर इन एधेरेंस विथ ऑल द क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एट बाय देम, मतलब जो है सभी गुणवत्ता सुरक्षा मानकों के अनुरूप वो काम कर रहे हैं कि नहीं, इसको मतलब है सुनिश्चित करने के लिए इस तरीके का प्रावधान किया गया। भारत में जो आईएसआई मार्क है वो क्यों दिया जाता है, तो वो जो है आपका बेहतर गुणवत्ता और सुरक्षा का पर्याय है, बिल्कुल सही बात है। बेटर जो क्वालिटी है और सेफ्टी उसका सिनोनिम माना जाता है उसको। नीड फॉर सेफ्टी जो है उसके बारे में जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये फंडामेंटल कंसर्न है पेरेंट्स का, जो आपके टॉयज खरीदते हैं अपने चिल्ड्रंस के लिए, प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, है ना, बच्चों के लिए, तो वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, इसलिए ये जो है ऐसी बात की जा रही है यहाँ पर कि वहाँ पर सेफ्टी और क्वालिटी बहुत जरूरी है। और वो तो चाइना वाला जो आपका प्लास्टिक वगैरह होता है वो कार्सिनोजेनिक होता है, ऐसी भी फाइंडिंग्स आ चुकी हैं, ठीक है ना। उद्योग और सरकार के द्वारा समाज में सुरक्षा मानकों को लागू करने में सक्रिय भूमिका निभाना चाहिए। ये जो है कि क्यों सेफ्टी की जरूरत है उसके लिए तर्क दिए जा रहे हैं। उसके अलावा जो अपनी भारत की गुणवत्ता परिषद है आपकी, ठीक है ना, जिसको आप क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया बोलते हैं, उन्होंने मतलब उनके हालिया सर्वेक्षण से पता कर चलता है कि जो 67% जो है, 67% जो हम इंपोर्ट करते हैं ना खिलौने, वो बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। ये फैक्ट आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपका मतलब नॉर्मल सी चीज़ें थी, अपन ने सारी चीज़ें कवर कर ली है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है आपकी, ये जीएस पेपर जो है आपका 3rd से ये भी रिलेटेड है, स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता नेक्स्ट जनरेशन, जिसको चुनौती नाम दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो अभी जो हमारी मतलब मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने चुनौती नाम का नेक्स्ट जनरेशन जो है स्टार्टअप चैलेंज कंटेस्ट स्टार्ट किया है। ये जो है इसका जो स्टार्ट किया गया है, देखिए आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, डोमेस्टिक जो है आपके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सारे जो आयाम उठाए जा रहे हैं वो इसीलिए उठाए जा रहे हैं कि हमारे भारत देश में ही जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होगी तो उससे क्या होगा, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, हमारा इम्पोर्ट बिल भी कम होगा, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा ठीक होगा, तो फंडिंग जो है फंड जो है बचेगा गवर्नमेंट के पास, तो फिर जो सोशियो जो आपका इकोनॉमिक जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ सब जो है हेल्थ में, एजुकेशन में, यहाँ वो क्या करेंगे, व्यय कर सकेंगे, है ना। तो ये जो है पूरा का पूरा सर्कल है, लगभग रोज ही आ जाता है ये अपनी चर्चा के दौरान। तो इसको कहाँ लॉन्च किया गया है, तो Tier 2 जो सिटीज है वहां पर किया गया है। इसका जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है ये जो आपका NGIS है, नेक्स्ट जनरेशन इंक्यूबेशन स्कीम है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है आपका वो एड्रेस करना है जो चैलेंज फेस किया जा रहा है ड्यूरिंग पैंडेमिक, है ना। पैंडेमिक के कारण जो है पूरी की पूरी इकोनॉमी ध्वस्त हुई पड़ी है, तो उसको जो है यहाँ पर स्टार्टअप्स वगैरह को जो है वापस से बूस्टअप करने के लिए जो है वो जो उन पर प्रभाव पड़ा महामारी के दौरान, तो उनके समाधानों की तलाश करना है ना। उसके अंतर्गत जो है वैसे समाधान देखना है जो बड़े पैमाने पर उद्योगों, सरकार और जनता का समर्थन करें, ठीक है ना। इस तरीके के जो है वो मतलब आयाम को समर्थन करने की बात कर रहे हैं। और जो स्टार्टअप्स हैं विल वर्क इन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट रिलेटेड डोमेन, ऑल्सो द स्टार्टअप्स वर्किंग विद जो आपकी DPIIT जो बात कर रहे थे ऊपर अपन, आर इनकरेज टू पार्टिसिपेट इन द चैलेंज। तो उन सबको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि भैया चुनौती में आप भाग लें और आइए बताएं कि किस तरीके से जो है समाधान की तलाश किया जाए। इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एफर्ट्स की बात की गई है, तो भारत देश ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे उपाय किए हैं, ठीक है ना। उसमें जो आपका इसरो है और DRDO है, हैव ओपनड देयर रिसर्च टू इंडियन स्टार्टअप्स रिसेंटली टू बूस्ट जो है आपकी इंडिजीनियस जो प्रोडक्शन है इन द कंट्री। दे आर प्रमोटिंग मोर न्यू इनोवेटिव स्टार्टअप
टू इम्प्लीमेंट देयर टेक्नोलॉजीज टू बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री, जो मैंने आपको बताया, दिस इज बीइंग डन बाय टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, है ना। वो मतलब नए नवोन्मेष की शुरुआत करने के लिए टेक्नोलॉजी जो है नई नई अपना यूज़ करके हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए वो काम कर रहे हैं, उसके लिए वो टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफ़र की भी बात करते हैं, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण द्वारा भी वो किया जा रहा है ना। तो नॉर्मल सी चीज़ें इसमें इसरो और DRDO के बारे में बता दिया गया है। इसके बाद जो है आपका नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल है, इसकी स्थापना जो है वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा की गई है। अब इसकी चेयरमैनशिप कौन करेंगे, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री करेंगे। इसमें आपके जो है नॉमिनेटेड मेंबर भी जो होंगे, है ना, जिनको बोला जा रहा है गैर सरकारी सदस्य होंगे, उनको केंद्र सरकार नामित करेगी और वो सदस्य जो है 2 साल तक अपने पद पर बने रहेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे तो काउंसिल विल सजेस्ट मेजर्स टू स्प्रेड कल्चर ऑफ इनोवेशन अमंग स्टूडेंट्स एंड सिटीजन। रोज ये बात आती है कि एक तरीके का एटीट्यूड, एक तरीके के नवाचार की संस्कृति को फैलाने के लिए जो उपाय होंगे उनके संदर्भ में ये सुझाव देगी। और ये जो है आपकी जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, सार्वजनिक जो संगठन है, उनकी सुविधा के लिए भी उपायों की सिफारिश करेगा। इसके अलावा परिषद संगठनों की जो सुविधा के लिए उपायों की सिफारिश करेगा, नॉर्मल सी चीज है। ये आपका सृजन, प्रशासन प्रदान करने और औद्योगिक संपत्ति के अधिकारों के वाणिज्यीकरण में भी सहायता करेगा। मतलब इट विल ऑल्सो हेल्प टू प्रमोट क्रिएशन, डिलीवर गवर्नेंस एंड ऑल्सो टू कमर्शलाइज इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है ना। तो नॉर्मल सी चीजें हैं ये। इसके अलावा जो चयनित स्टार्टअप्स हैं उनके लिए क्या बेनिफिट्स होंगे उनकी बात बताई गई है यहाँ पर। तो उन्हें जो है आपकी मतलब दे विल गेट इंक्यूबेशन फैसिलिटीज, मेंटरशिप, सिक्योरिटी टेस्टिंग फैसिलिटीज, इस तरीके की चीजें उनको वहां पर क्या कराई जाएगी, एक्सेस कराई जाएगी। एक्सेस टू वेंचर जो आपकी कैपिटलिस्ट फंडिंग है, इंडस्ट्री कनेक्ट एज वेल एज एडवाइजरीज इन लीगल ह्यूमन रिसोर्स, जो IPR है जो आपका है ना, जो बौद्धिक अधिकार से रिलेटेड है, बौद्धिक संपदा अधिकार से रिलेटेड है और पेटेंट मैटर्स में वो उनको क्या करेगी वहां पर मतलब सहायता देगी। देखिए जो आपका मतलब अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स का जो रूल्स है आपका 2012 का, मतलब सेबी का, उसके अंतर्गत आप देखते हैं ना जो आपका वेंचर मतलब कैपिटल वगैरह फंडिंग वगैरह की बात की जाती है ना, ठीक है। एंजल जो इन्वेस्टर्स वगैरह का भी नाम सुनते होंगे आप लोग। इसके बाद आप देखेंगे कि बिसाइड सीड फंड मतलब बीज रूपी, मतलब उनको रन करने के लिए स्टार्टअप्स को, क्योंकि रिस्क बहुत होता है तो उनको इस तरीके का इंसेंटिव दिया जाता है कि आपको भैया फंड जो है उपलब्ध कराया जाएगा। तो सीड फंडिंग के रूप में 25 लाख दिया जाएगा। द स्टार्टअप विल ऑल्सो भी प्रोवाइडेड क्लाउड क्रेडिट फ्रॉम लीडिंग क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स, ईच इंटर्न will be paid 10,000 पर मंथ अप टू अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो ये सब जो है इंसेंटिव दिए जा रहे हैं ताकि वो लोग वहां पर उस क्षेत्र के प्रति जो है उनकी रुचि रुझान बढ़ सके, ठीक है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर जो है MCQs की तरफ चलेंगे। आज की न्यूज़ हमारी सब कवर हो गई है। तो पहला जो है ये बॉर्न जो आपका आउल है उसके बारे में है। तो ये जो बॉर्न आउल है आपका, इसका जो मतलब जो इसका मतलब वाइड स्प्रेड देखा जाता है, ये जो मतलब ये मोस्ट वाइड स्प्रेड आपका लैंड बर्ड स्पीसीज है वर्ल्ड में। और ये आपका कहाँ पर मतलब पाया जाता है आपका, तो अंटार्कटिका में ये आपका पाया जाता है। उसके अलावा छोड़ के मतलब प्रत्येक जो है महाद्वीप में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये पूरे वर्ल्ड में जो आपकी वाइड स्प्रेड जो आपकी लैंड बर्ड स्पीसीज है उसके अंतर्गत इसको देखा जाता है। ऑकरिंग इन एवरी कॉन्टिनेंट, मतलब सारे कॉन्टिनेंट में पाया जाता है एक्सेप्ट अंटार्कटिका, मतलब अंटार्कटिका के अलावा। दे आर वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड आउल्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आप देखेंगे तो जो आपका पहला स्टेटमेंट है, इस जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें लिखा गया है कि ये मीडियम साइज्ड होता है, इनके जो लेग्स होते हैं और विंग्स वो आपके लॉन्ग होते हैं, एंड हैव अ रिलेटिवली शॉर्टर टेल व्हेन कंपेयर टू अदर सिमिलर साइज जो आपके आउल्स होते हैं। बिल्कुल ठीक है। जो थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि ये आपके दिखने में जो है मच मोर ब्यूटीफुल इन अपीयरेंस होते हैं। इट्स माउथ जो होता है, इनका जो मुंह होता है वो हार्ट शेप का होता है और इनका कलर जो होता है बीज एंड लाइट ब्राउन होता है। ये भी बिल्कुल ठीक है, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है ये जो है आपका हंटिंग वगैरह जो है शिकार रात में करता है, नॉक्टर्नल होता है एक तरीके से ये। वाइल लाइक टू रिलैक्स ड्यूरिंग द डे, इट्स लेंथ इज अप टू 39 सेंटीमीटर, वाइल एट द टाइम ऑफ ब्लोइंग इट इज अप टू 95 सेंटीमीटर। ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें लिखा हुआ है कि जो आपका एसोसिएशन ऑफ जो आपका रिन्यूएबल जो आपकी एनर्जी एजेंसीज ऑफ स्टेट्स हैं उसके बारे में यहाँ पर हमको क्या मतलब जो आपकी मतलब ये एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसीज ऑफ द स्टेट उसके बारे में स्टेटमेंट से बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला ये
कि ये जो है फॉर्म किया गया है किसके अंतर्गत, तो भैया MNRE जो है उसके अंतर्गत इसको बनाया गया है। किस लिए बनाया गया है कि जो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा, उसके लिए जो विभिन्न राज्यों की जो नोडल एजेंसियां हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो सके, बात हो सके और एक्सपीरियंस वगैरह को वो एक दूसरे के बीच में साझा कर सके। तो बिल्कुल ठीक है पहला स्टेटमेंट। दूसरा ये कि ये जो यूनियन मिनिस्टर है आपके MNRE के इज द पैट्रोन ऑफ द एसोसिएशन, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है ना। और इसके बाद देखेंगे आप तो जो थर्ड आपका स्टेटमेंट है कि जो MNRE के सेक्रेटरी है इज द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन, बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट भी। और लास्ट स्टेटमेंट है कि इनको जो रजिस्टर किया गया है अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 ऑन 27 ऑफ अगस्त 2014, तो बिल्कुल ठीक बात है, ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट। इसका आंसर भी आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसी के साथ आज का जो है वो वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और इस वीडियो को हम जो है वो कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।